सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी और टॉप न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अगले आधे घंटे में टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे खेल जगत और व्यापार जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली से नेपाल तक भूकंप से हिली धरती। देर रात आए भूकंप के झटकों से घबराए लोग घरों को छोड़कर सड़कों पर उतरे। नेपाल से भूकंप में 6 लोगों की मौत। हिमाचल में बढ़ते चुनावी पारे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हिमाचल प्रदेश में करेंगे प्रचार। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के बीच चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त जारी करने को मंजूरी। बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को दिया जा सकेगा चंदा। चंदे पर मिलेगी टैक्स में छूट। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ आज बनेंगे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिलाएंगी शपथ। और T20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज सिडनी में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा पाकिस्तान। गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में भारत से खेलेगा इंग्लैंड। और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड आज सुबह फिर से भूकंप के झटकों से हिल गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर रिएक्टर स्केल 4.3 की तीव्रता के साथ झटके आए। इससे पहले देर रात भूकंप के झटकों से राजधानी दिल्ली से लेकर नेपाल तक की धरती हिल गई। देर रात करीब 1:57 पर पूरे उत्तर क्षेत्र में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके भारत में राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और लखनऊ सहित उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में था और भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेपाल में भी 6.3 की तीव्रता का भूकंप हुआ। पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए। नेपाल के दोती जिले में आए भूकंप के बाद एक घर के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और भूकंप के झटकों से घबराए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। चला के भाई जमीन हिली है। ज्यादा देर झटके थे? हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। नॉर्मल था, किसी को एहसास, किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ, कोई में नहीं हुआ। वह जब महसूस हुआ है जब सवारी उतारा तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बाकी मतलब फील हुआ था। तो ये भूकंप के झटके जब महसूस हुए उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आई। कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए और हम ये कह सकते हैं कि नेपाल से लगा करके दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आज सुबह उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह तकरीबन 6:27 पर उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके फिर से महसूस हुए। फॉर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से मौजूद हैं एनसीएस प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, स्वागत है आपका। और सीधा सा सवाल यही है कि देर रात के बाद में आज सुबह 6:27 पर उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। इसकी बड़ी वजह क्या है? आप जब भूकंप क्षेत्र के जो संरचना है, जो बनावट है, जो जियोमॉर्फोलॉजी सेस्मोटेक्टोनिक्स बोलते हैं जी, उससे ये ऑलरेडी अर्थक्वेक का भूकंप जनित क्षेत्र है। तो आज जो सुबह में जो अर्थक्वेक हुए हैं, तो जो आज से नहीं 30 अक्टूबर 2022 से देयर वाज द अर्थक्वेक अकरिंग, उस एरिया में अर्थक्वेक हो रहे थे जिसके स्ट्रेस रिलीज होकर कहीं पर जाके एक्यूमुलेट हो रहा था जी। तो पिथौरागढ़ जो है नियरेस्ट है, 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन शॉक जो हुआ है, जो रात में 1:57 में जो अर्थक्वेक हुए हैं पिथौरागढ़ उससे जस्ट 88 किलोमीटर दूर है। तो स्ट्रेस रिलीज होने के बाद जो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हुआ था वो टूटना लाजमी था जी। तो जो हो रहा है इसमें ये नहीं है, यदि छोटा छोटा अर्थक्वेक होके रिलीज कर रहा है स्ट्रेस तो ये गुड सिग्नल है। यदि वो नहीं हुआ होता तो खतरनाक चीज माना जाता। मैं आपको और भी बता दूं आपके श्रोताओं को कि ये जो 1:57 में जो अर्थक्वेक हुए हैं कल रात में, मीन्स आज सुबह में, उसके पहले 8:51 और 9:21 में भी 4.9 अर्थक्वेक और 3.5 अर्थक्वेक हुए थे।
ये हम लोग के लिए गुड लक रहा कि ये अर्थक्वेक होने से काफी एनर्जी रिलीज हो चुका था। यदि ये नहीं हुआ होता एनर्जी तो मेन शॉक की मैग्नीट्यूड शायद कहीं ज्यादा होती। तो इसलिए छोटा अर्थक्वेक होना हमारे लिए ही सुखद सूचना है, लेकिन बड़ा अर्थक्वेक होना जो है काफी डिजास्टर्स होता है। लेकिन हम लोग गुड लक है कि ये अर्थक्वेक हुआ, कंपन महसूस हुआ, क्योंकि पृथ्वी के धरातल में काफी जो है डिफरेंट कंपोजिशंस है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जिसका अपना एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, अपना त्वरित होने की गति है। इस तरह से जो है शेकिंग तो हम महसूस किए परसेप्टिवली, लेकिन डैमेज उस रफ्तार से नहीं हुआ, क्योंकि ये एनर्जी पहले से भी रिलीज हो चुका था। जो आज रात में मैंने बताया कि 8:51 पर, 9:21 पर, 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में देश के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। DY चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे पहले वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उनका जन्म 1959 में हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से PhD की उपाधि भी DY चंद्रचूड़ ने प्राप्त की है। रूस के 2 दिवसीय दौरे के बाद भारत पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर आज बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मेकी से मुलाकात करने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर यह मुलाकात महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन और रूस का पड़ोसी मुल्क है। इससे पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध असाधारण रूप से मजबूत और समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस तेजी से बहुध्रुवीय और फिर से संतुलित होती दुनिया में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड, व्यापार संबंधी मुश्किलों और यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के हमेशा से बने रहने वाले मुद्दे भी हैं, जिनकी प्रगति समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है। Emphasizing that India and Russia have a long-standing partnership that has served both countries very well over many decades. This covers a range of practical cooperation in fields like trade, investment, energy, commodities, etc., as well as sensitive domains like defense, space, and nuclear. My objective in coming here today is to sit down with my Russian counterparts, Minister Lavrov and Deputy PM Manturov, and assess how we are doing. There are clearly challenges that we need to address, as well as prospects that. विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सह-अध्यक्ष और रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव के साथ भी बैठक की। दोनों ने टिकाऊ और संतुलित साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, फार्मा, कृषि और जहाजरानी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बातचीत की। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां हैं। प्रधानमंत्री कांगड़ा जिले के शाहपुरा में तकरीबन सुबह 11 बजे और हमीरपुर जिले के सुजानपुर में दोपहर 2:30 बजे रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे। और विधानसभा चुनाव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से हमारे सहयोगी पवन कुमार शर्मा। पवन, जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश का जो सियासी पारा है वो इस सर्दियों में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैलियां हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे।
पराक्रम, जैसा आपने बताया कि सियासी पारा तो बढ़ा हुआ है। जहां तक शिमला की बात है, आज मौसम थोड़ा यहाँ पे क्लाउडी है, बादल है यहाँ पे, पर ठंड बहुत है, पर सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री जो हैं लगातार चुनाव से पहले भी, घोषणा से पहले भी रैली करते रहे हैं, और अब वो जब बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है तो फिर भी आज वो फिर हिमाचल पहुंच रहे हैं। कांगड़ा जिले में शाहपुर एक जगह है, वहां पे आज वो पहली रैली करेंगे जी। और ये कांगड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है पराक्रम, क्योंकि यहाँ पे 15 सीटें हैं विधानसभा की, और उसके बाद वो सुजानपुर जाएंगे हमीरपुर में, वहां भी 5 अहम सीटें हैं। और वहां से जैसा हम जानते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वहीं से संबंध रखते हैं, तो उस इलाके में भी आज प्रधानमंत्री जाएंगे। इससे पहले वो बहुत सारे इलाकों में जा चुके हैं, मंडी में रैली कर चुके हैं, कुल्लू, चंबा, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर। तो समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का फोकस है वो जो भाजपा का मिशन रिपीट है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो लगातार बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बने हुए हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो समझ सकते हैं कि जो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के सारे, वो सब हिमाचल में हैं। उसी तरह कांग्रेस भी इस बार क्योंकि चाह रही है कि ये मौका नहीं खोना है, तो जो कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं नए मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आज 2 रैलियां कर रहे हैं। यहाँ पे एक शिमला ग्रामीण सीट है, वहां पे वो वहां पे रैली करेंगे। ये वो सीट है जहां पे वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है पवन, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सियासी जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है वहां पर? पराक्रम, यहाँ का मुद्दा इस बार का सबसे बड़ा है, एक ओपीएस का मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, यहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है उसकी मांग कर रहा है, और इसको लेकर क्योंकि यहाँ कर्मचारी ही जो हिमाचल की राजनीति है और यहाँ की सरकार है वो तय करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या है यहाँ पे, अच्छी खासी संख्या है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है वो कांग्रेस ने कहा है कि हम पहली कैबिनेट में उसको पास करेंगे, उस चीज को पास करेंगे। और दूसरी बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि उसमें हम कमेटी बनाएंगे और उसको हम विधिवत रूप से लागू करेंगे, और बाद में ये है कि विसंगतियां जो रहती हैं कर्मचारियों की सैलरी में उसको भी हम ठीक करेंगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है पराक्रम। हिमाचल प्रदेश में अगर हम रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात करें तो वो 9 से 10 लाख है, और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो 12 लाख के करीब है। यहाँ का पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, पर वहां को नौकरी इनको प्रदेश में अपनी नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। तो इस बार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 लाख हर साल पैदा करेंगे रोजगार। उधर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम 8 लाख रोजगार जो है पैदा करेंगे। ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, साथ ही डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी नजर। बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस वार्षिक सम्मेलन का शीर्षक है आजादी का अमृत महोत्सव, आरटीआई के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल रोहतक में बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इससे पहले हरियाणा पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सबसे पहले महान समाज सुधारक दीनबंधु सर छोटू राम की पावन भूमि सांपला में सर छोटू राम की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम किसानों के अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे और समाज के हर वर्ग की उन्हें चिंता थी। चौल घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। सांसद संजय राउत को 2 नवंबर की सुनवाई के दौरान कोई राहत नहीं मिली थी।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। दिल्ली की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। वायु गुणवत्ता बेहतर होने के चलते दिल्ली में आज से फिर खुल गए प्राइमरी स्कूल। प्रदूषण में राहत मिलने के चलते सरकारी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम के फैसले को भी वापस लेने का निर्णय। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का ऐलान। कुशल और प्रतिभाशाली कार्यबल प्राप्त करने के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते वक्त निजी क्षेत्र में कम से कम 1 साल का अनुभव अनिवार्य। मुख्यमंत्री ने यह बात गोवा में आयोजित रोजगार मेले में कही। हरियाणा के कुछ जिलों में पंचायत चुनाव होने के कारण राज्य के स्कूलों को 9 और 12 नवंबर को बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए जा रहे जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों में पंच और सरपंचों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने वायरल फीवर होने के बाद कल अपना कोविड टेस्ट करवाया था। इसके बाद उन्होंने अपने सभी समर्थकों से अनुरोध किया कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग अपना कोविड टेस्ट करवा लें। केंद्रीय मंत्री भोपाल में हुई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे में आज से चुनाव आयोग ने मतदाताओं सूची का विशेष समरी रिवीजन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शहर में मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का भी आयोजन किया। दुनिया भर में दिखी पूर्ण चंद्र ग्रहण की अद्भुत खगोलीय घटना। कल साल का आखिरी चंद्र ग्रहण था। चांद के इस अद्भुत नजारे का लाखों लोगों ने किया दीदार। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका और रूस ने हथियार नियंत्रण निरीक्षण फिर से शुरू करने को लेकर के सहमति जताई है। विदेश विभाग ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जल्द ही निलंबित परमाणु हथियार नियंत्रण निरीक्षण को फिर से शुरू करने पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बातचीत की इस कड़ी को कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद समाप्त कर दिया गया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि नई स्टार्ट संधि की शर्तों के तहत निरीक्षणों पर बातचीत निकट भविष्य में होगी और इसमें यूक्रेन में संघर्ष की कोई चर्चा शामिल नहीं होगी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य ने सहयोगियों को धमकाने के बढ़ते आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की। सुनक सरकार में अधिकारी रहे गेविन विलियमसन ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए पत्र में बिना पोर्टफोलियो के राज्य मंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की। दरअसल एक वरिष्ठ सिविल सेवक ने आरोप लगाया कि विलियमसन ने उन्हें एक अवसर पर अपना गला काटने और दूसरी बार खिड़की से बाहर कूदने के लिए कहा। उन्हें लगातार धमकाया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट पर माफी मांगते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को पत्र लिखकर उनसे इमरान खान की हत्या के प्रयास की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि 70 वर्षीय इमरान खान को पिछले गुरुवार को दाहिने पैर में गोली लगी थी। उन पर 2 बंदूकधारियों ने वजीराबाद इलाके में एक कंटेनर पर चढ़े ट्रक पर और अन्य पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इमरान खान उस दौरान अपनी पार्टी के विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ बड़ा धावा बोलते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र में रूसी सैनिकों के 17 ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस हमले में रूसी सैन्य उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचाने की बात यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने बताई है। यूक्रेन के पलटवार से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तगड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस पर दक्षिणी शहर खेरसान में खाली घरों को लूटने और सड़क पर लड़ाई के लिए सामान्य नागरिकों के लिबास में सैनिकों के कब्जा करने का आरोप सैनिकों पर लगाया है। दोनों पक्षों ने कहा है कि यह युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक होगी। संयुक्त राष्ट्र की टीम और गैर सरकारी संगठनों ने श्रीलंका में अपनी संयुक्त मानवीय आवश्यकताओं और प्राथमिकता योजना को संशोधित और विस्तारित किया है। इस योजना का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच 3.4 मिलियन लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करना है।
आपको बता दें कि कई देशों और एजेंसियों ने मानवीय समुदाय को नकद, भोजन, स्कूल, भोजन, दवा, सुरक्षा और आजीविका सहायता के साथ देश के सबसे कमजोर 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। केंटकी के रिपब्लिकन सैन रैंड पॉल ने प्रगतिशील डेमोक्रेट चार्ल्स बुकर को हराकर तीसरा कार्यकाल जीता है। उदारवादी नेता सैन रैंड पॉल पहले ही राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। पहली बार 2010 में वो राष्ट्रपति चुने गए थे। पॉल की जीत ने केंटकी सीनेट दौड़ में एक लंबी जीओपी जीत की लकीर बढ़ा दी है। साल 1992 में वैंडेल फोर्ट के बाद से ब्लूग्रास राज्य ने सीनेट के लिए डेमोक्रेट पार्टी को नहीं चुना है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा के बाद सरकार ने चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की 23वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। चुनावी बॉन्ड की बिक्री 9 नवंबर 2022 यानी कि आज से शुरू होगी और इसे 15 नवंबर 2022 तक खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। इस बॉन्ड की खासियत यह है कि राजनीतिक दल को दिए गए चंदे पर टैक्स छूट का फायदा आपको मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक को बिक्री के 23वें चरण में 9 नवंबर से 15 नवंबर तक अपनी 29 अधिकृत ब्रांच के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए अधिकृत एसबीआई ब्रांच में रायपुर, शिमला, गांधीनगर, देहरादून, चंडीगढ़, पटना, नई दिल्ली, श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, मुंबई, पणजी, लखनऊ सहित विभिन्न राज्य शामिल हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उतर सकती हैं। दोनों कंपनियां आईएसएमसी एनालॉग में 30% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बात कर रही हैं। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों की घोषणा की है। इससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में घरेलू कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ रही है। आईएसएमसी एनालॉग में रिलायंस और एचसीएल 4000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर सकती हैं। इसके लिए दोनों कंपनियों की अलग अलग बातचीत चल रही है। अगर यह सौदा होता है तो रिलायंस और एचसीएल आईएसएमसी एनालॉग में जगह पा सकती है। रिलायंस के इस सौदे का मकसद यह है कि वह सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का ज्यादातर हिस्सा देश में तैयार करना चाहती है। रिलायंस अभी गूगल के साथ श्री पेरू बंदूर और तिरुपति में फीचर फोन और स्मार्टफोन बनाती है। सेमीकंडक्टर चिप्स का फोन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सरकार का आगामी बजट में अधिक समर्थन उपायों के जरिए विनिर्माण एवं निर्यात क्षेत्रों को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर रह सकता है। चीन की धीमी अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ऐसा किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को फंड आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भू राजनीतिक घटनाक्रम चीन में स्थित कंपनियों को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे में भारत बेहतर विकल्प बन सकता है। भारतीय वस्तुओं के कुछ प्रमुख बाजारों में मंदी के साथ निर्यात में कमी आने को लेकर नीति निर्माताओं में चिंता बढ़ी है। सितंबर में मासिक आर्थिक समीक्षा में आगाह किया गया था कि वैश्विक मंदी निर्यात वृद्धि को कम कर सकती है। इससे व्यापार संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल सितंबर में देश का निर्यात 16.96% बढ़ा है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान आज से सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत हो रही है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये हाई वोल्टेज मैच 9 नवंबर को यानी कि आज सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में होगा। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 T20 मुकाबलों के नतीजों पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने 4 मैचों में जीत हासिल की है। हालांकि न्यूजीलैंड का इस वर्ल्ड कप में फॉर्म जबरदस्त है। ऐसे में पहला सेमीफाइनल मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 9 नवंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
9 नवंबर साल 1947 में जूनागढ़ रियासत का भारत गणराज्य में विलय हुआ। आजादी वाले दिन ही जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। अगस्त से शुरू हुए जूनागढ़ के विलय का यह अध्याय नवंबर में तब खत्म हुआ जब सरदार पटेल ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया। भारत की सेना ने जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लिया। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ आज के दिन भारत का हिस्सा बना। 9 नवंबर साल 2000 में भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। साल 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का भाग था। साल 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक स्थान को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रम नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित हैं। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। 9 नवंबर साल 1953 में कंबोडिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। कंबोडिया से पूर्व इसे कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता था। इसका नेतृत्व राजा से राजनेता बने नोरोडोम सिहानोक ने किया। पनोम पेन इस देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी है। कंबोडिया का उदय एक समय शक्तिशाली रहे हिंदू और बौद्ध खमेर राज्य से हुआ। इस साम्राज्य ने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंद चीन इंडो चाइना क्षेत्र पर शासन किया।